आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है? गुच्ची, अरमानी, वर्साचे, लुई विटॉन, माइकल कॉर्स, शनेल, बर्बरी या कोच या कोई और? या उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आपकी पॉकेट इनमें से कौन सा ब्रांड अफोर्ड करने की इजाजत देती है? आइडियली देखा जाए तो जवाब देने में आपको थोड़ा वक्त जरूर लगना चाहिए, ताकि आप अपनी सेविंग्स, अपना कैश इन हैंड, अपनी कमाई और जरूरत पर थोड़ा मंथन करें और उसके बाद जवाब दें। स्वाभाविक है इसमें समय लगेगा कि महंगे ब्रांड्स आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, लेकिन आप शुक्रिया कर सकते हैं देश के कॉपी कैट मार्केट को, जो ब्रांड कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, आपके द्वार सस्ते दामों पर डिलीवरी करवा देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके आसपास ट्रेन, टैक्सी, बस, बाजार, मॉल, शादी ब्याह में जो लोग आपको मिलते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों के पास फ्लॉन्ट करने के लिए कोई ना कोई ब्रांडेड उत्पाद जरूर होता है। अब सवाल यह है कि क्या वो असली है या फिर कॉपी? चिंता मत कीजिए, यह सवाल सिर्फ आपको ही परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार भी इस सवाल का उत्तर ढूंढना चाहती है। जी हां, यही है आज हमारी कवर स्टोरी। बाजार में कॉपी और नकली उत्पादों की बाढ़ पर लगाम के लिए सरकार एक सिस्टम बनाने की तैयारी कर रही है। क्या है यह सिस्टम और कैसे काउंटरफीट गुड्स पर लगाम कसने में कारगर होगा यह सिस्टम, इसका पूरा एनालिसिस आज हम करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि देश में नकली या कॉपी उत्पादों का बाजार कितना बड़ा है। पिछले साल यानी जनवरी 2024 में क्रिसिल और ऑथेंटिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी एक संयुक्त रिपोर्ट में थोड़ा इसकी जानकारी देखने को मिली। रिपोर्ट कहती है कि देश में बिकने वाले करीब 25 से 30% उत्पाद जाली हैं, और इसमें से भी सबसे ज्यादा परिधान अपैरल्स में 31%। मैं चाहूंगा कि हम इससे जुड़े हुए जो ग्राफिक्स हैं वो भी आपको साथ साथ में दिखाते रहें, लेकिन अभी जो आपको ग्राफिक्स देख रहे हैं उसमें हम ओवरऑल आपको बता रहे हैं कि कवायद सरकार की चल क्या रही है। इसके बाद आपको समझाएंगे ये क्रिसिल आस्पा की रिपोर्ट क्या कहती है। तो ये देखिए, देश के 25 से 30% उत्पाद नकली हैं, और इसमें से भी अपैरल यानी कि परिधान जो हैं, जो हम कपड़े उपड़े पहनते हैं, उसमें सबसे ज्यादा 31% उत्पाद नकली हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है एफएमसीजी का, जो कि 28%, ये रोजमर्रा का सामान है आपका, इसमें 28% उत्पाद नकली हो सकते हैं। ये कुछ दिन पहले आई थी ये रिपोर्ट। और साथ ही साथ जो तीसरे नंबर पर रखा गया है वो है ऑटोमेटिव में 25% जो उत्पाद हैं वो नकली हैं। अच्छा, इसमें से ये टॉप सेगमेंट्स की हमने बात करी। अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो 20% फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद नकली हैं। अब सोचिए, फार्मास्यूटिकल्स आपकी हमारी सेहत के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन उसमें से भी अगर 20% नकली हो तो फिर क्या कहने। इसके बाद नंबर आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, जिनकी तादाद है 17%, और केमिकल्स में एग्रो केमिकल्स में 16% उत्पाद नकली हैं। तो ये है वो पूरा खाका। अब सवाल ये उठता है कि नकली उत्पाद क्या कंज्यूमर गलती से खरीद रहा है, उन्हें ठगा जा रहा है, या फिर वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? यह रिपोर्ट इस बात पर भी विस्तार से प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट की एक और खास बात यह है कि सिर्फ 27% खरीदारों को ही यह पता होता है कि वो नकली उत्पाद खरीद रहे हैं, जबकि 31% लोग जानबूझकर नकली उत्पादों को खरीद रहे हैं। ये तादाद को आप समझिए, 31% का मतलब हो गया कि लगभग हर तीसरा इंसान जानबूझकर ढूंढ रहा है वो कि नकली प्रोडक्ट मुझे कहां मिलेंगे, फेक कहां मिलेंगे। इसके पीछे का कारण भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जो बड़ा आंकड़ा है वो है 89% का। 89% कंज्यूमर ये मानते हैं कि फेक प्रोडक्ट्स की मौजूदगी डिमांड सप्लाई में गैप की वजह से। क्यों ये खरीद रहे हैं, ये आप अगला ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे कि क्यों खरीद रहे हैं। तो ये लोग मानते हैं कि डिमांड सप्लाई का गैप है साहब, क्योंकि जितनी हमारी डिमांड है उतनी सप्लाई आ नहीं रही है, या फिर जो ब्रांड्स बाहर मिलते हैं वो हमारे यहाँ नहीं मिलते, तो डिमांड सप्लाई का एक गैप हो सकता है। इसके अलावा प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब ये हो गया कि बहुत महंगे हैं ये प्रोडक्ट और वो अफोर्ड कर नहीं सकते, तो फिर नकली ही सही, या असली ना सही तो फिर नकली ही सही। रेस में तो बने रहना है, रैट रेस है ये ब्रांड्स की, तो इस वजह से भी, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव। दूसरा हो सकता है सामाजिक दबाव हो, आपको अच्छा समाज के बीच में जाना है तो भैया ब्रांडेड कपड़े पहन के जाना है, इसका भी दबाव हो सकता है, देखा देखी। इसके अलावा दिखावा एक बहुत बड़ा रीजन है
कि मुझे दिखाने का शौक है कि साहब देखिए मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, मैं कितना रईस हूँ जो मैं ये लग्जरी और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा जो लग्जरी ब्रांड्स लेने की चाहत है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है, और उसको क्योंकि अफोर्ड कर नहीं सकते। तो ये है वो कारण जो लोगों ने बताया। ये 89% लोगों का कहना था कि ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से वो इस तरह के उत्पाद खरीदते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नकली उत्पाद सिर्फ लग्जरी उत्पादों तक ही सीमित है तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि रिपोर्ट ये भी इशारा करती है कि सामान्य और दूसरे सस्ते और सुलभ यानी कि जो आराम से जो मिल रहे हैं ना, उन उत्पादों को भी तेजी से नकल किया जा रहा है। और जानकार ये भी मानते हैं कि इस तरह के सस्ते नकली प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा ई-कॉमर्स के जरिए भी इन दिनों बेचे जा रहे हैं। ब्रांडेड उत्पाद की चाहत में लोग आसानी से नकली उत्पाद कम कीमत में खरीद रहे हैं, और बाद में जब लोग ठगा हुआ सा महसूस करते हैं तो फिर उनके हाथ में कुछ होता नहीं। खैर, ये कहानी अब समझने की आवश्यकता है कि ये कहानी सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन रहा है। ये कहानी पूरी अर्थव्यवस्था की जो पूरा मकड़जाल इसका नकली उत्पादों का है उसमें किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था तड़पती नजर आ रही है, इसकी बानगी दिखाती है फिक्की कास्केड की रिपोर्ट। फिक्की कास्केड की इस रिपोर्ट का नाम था इलिसिट मार्केट्स अ थ्रेट टू आवर नेशनल इंटरेस्ट्स। ये बताती है कि अनलॉफुल ट्रेड की वजह से जो 5 की इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि मोबाइल फोन्स, एफएमसीजी हाउसहोल्ड्स, पर्सनल गुड्स, एफएमसीजी पैकेज्ड फूड, टोबैको प्रोडक्ट्स और एल्कोहलिक बेवरेजेस। अब ये देखिए ये हाईली रेगुलेटेड हैं ये वाले इलाके, और वहां भी नकली है। इसमें ये जो 5 इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट लॉस हो रहा है वो 16 लाख का है। आप सोचिए, नकली गतिविधियों की वजह से जो ग्लोबली इनके इजाफा है वो 100 गुना ज्यादा हो गया है। अच्छा, फिक्की कास्केड की 2018 में एक और रिपोर्ट आई थी जो ये बताती है कि देश में 20% रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो नकली सामान और नकली कलपुर्जों की वजह से हो रहे हैं। उनकी वजह से आप सोचिए कि जान भी आपकी जोखिम में जा रही है। इसके बावजूद फिक्की कास्केड की रिपोर्ट ये बताती है कि 80% लोगों को तो लगता है कि साहब वो तो बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं उत्पाद। उनको चाहे आप बोल दीजिए कि ये फेक है, 2 कॉपी है, फर्स्ट कॉपी है, उनको लगता है हाँ ये तो ठीक ही ठाक चलेगा जी, और उसकी गारंटी दी जाती है बाकायदा, ठीक ये तो ठीक ठाक चलेगा जी, 6 महीने तक कुछ नहीं होता इससे, 1 साल तक इसे कुछ नहीं होगा। इस तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, और ये सब आंकड़े बताते हैं कि अगर आप इसका इकोनॉमी पर असर देखें तो फिक्की कास्केड की एक और रिपोर्ट बताती है कि 2022 में वैश्विक जीडीपी का 3% हिस्सा नकली उत्पादों का है। 3% हिस्सा वैश्विक जीडीपी का, मैं भारत की जीडीपी की बात नहीं कर रहा। और भारत का अगर आप देखेंगे इसमें आंकड़ा कि कितना नुकसान हो रहा है हमें, तो भारत में 2022 तक, उससे पहले के 10 साल में भारत सरकार को जो टैक्स लॉस हुआ उसमें 168% का इजाफा हो गया। यानी कि 10 साल में नकली उत्पादों की वजह से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ रहा है। इसके अलावा हमने पहले भी बताया, भारत में 16 लाख नौकरियों पर नकली उत्पादों की वजह से खतरा मंडरा रहा है। तो ये सारे वो फैक्ट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हम नकली उत्पादों के कितने बड़े मकड़जाल में घिरे हुए हैं। अब इस पर बात हो रही है कि सरकार एक सिस्टम बनाने जा रही है, लेकिन वो सिस्टम किस तरह का होगा, कैसा होगा, क्या वो पार पाएगा उससे, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फिक्की के पूर्व सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय साहब जुड़ चुके हैं। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है। और वजीर एडवाइजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहित भाटियानी हमारे साथ हैं। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं, और मैंने कुछ आंकड़ों के हवाले से ये समझाने की कोशिश की दर्शकों को कि ये जो कॉपी का मार्केट या काउंटरफीट का मार्केट है कितना बड़ा है। बट आप लोग इंडस्ट्री बॉडीज में हैं सर, आप लोग देख रहे हैं, बर्ड आई व्यू आप लोगों का है। आप थोड़ा बताएं ये कितना बड़ा खोखला कर रही है सर हमारी अर्थव्यवस्था को, मार्केट्स को। सर मेरे ख्याल से आप म्यूट पर हैं। दीपक, जैसे आपने शुरुआत में कहा था, ये आंकड़े के जो किया था, जो 16 लाख जॉब्स हों या जो 138% टैक्स का जो लॉस हुआ था, ये एक बहुत बड़ा मामला है। तो इसके 4 या 5 की इम्पैक्ट होते हैं। पहले जो आता है, जो देश में जो उत्पादन हो सकता है इन सेक्टरों में, वो घट जाता है। उसके संबंध जो दूसरा इम्पैक्ट होता है, अगर वो नकली जो इलिसिट ट्रेड की जो कैस्केड की बात कर रहे हैं, उसमें जो है वो अगर इलिसिट ट्रेड बंद किया जाए तो वो उत्पादन देश में होगा, उसकी टैक्स देश को मिलेगा, उसमें नौकरियां
यहाँ देश में एक तरीके से किया जाएगा। दूसरा, अगर आप देखें, जो आपने जो इसको 3 भागों में आपने बाँटा था। दूसरा जो है, जो नकली गुड्स जो है, जो जैसे आपने लग्ज़री ब्रांड्स का ख़ास तौर में किया था। उसमें आपने डिमांड सप्लाई गैप का भी एक तरीके से बात किया था। लेकिन आपने जब समझाया था लोगों को कि आप सब ये रैट रेस में हैं, आप ही के शब्द हैं, और आप एक गुची बैग या लुई विटॉन का कुछ डेमोंस्ट्रेट करना चाहते हैं। इसके कारण जो अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता, और उसके जो टैक्स बेनिफिट्स होते देश को, वो एक काफी बहुत बड़ा एक तरीके से रकम होता, और उसका एक सीधा असर पड़ रहा है। तीसरा जो है, जो मिस ब्रांडेड है, आप एक तरीके से उसको आपने ज्यादा जिक्र नहीं दिया कि अगर देखें, कई ऐसे हैं कि करीब 23,000 जो है कंपनीज, ओके। वो एक 900 प्रोडक्ट से बीआईएस के मैंडेटरी मार्किंग स्कीम के अंदर है। इसमें भी कई ब्रांड्स आते हैं जिसमें नकली बीआईएस मार्क आता है, और वो सब सब स्टैंडर्ड एक तरीके से क्वालिटी है। आपने ऑटो कंपोनेंट्स का जिक्र किया था, तो ऑटो कंपोनेंट्स का मार्केट जो अभी है, करीब मार्केट साइज है $10 बिलियन का। उसका अगर आप 6,000 to 7,000 करोड़ देखें, तो उसमें वो नकली तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये 3 अलग अलग भागों में जो फेक प्रोडक्ट्स का है। एक तो क्रिसिल आस्पा ने किया था, दूसरा फिकी के जो कैस्केड रिपोर्ट ने किया था। जी। तीसरा, अगर आप देखें, तो बीआईएस का भी एक थोड़ा सा पुराना रिपोर्ट है। अगर आप देखें 2015 से 2019 तक देखें, हाँ, हाँ। तो उनने 1,050 लाइसेंस कैंसिल किए थे। और अगर वो देखें कि सैंपल फेलियर जो थे, जो 250 के आसपास थे, लेकिन उनकी एक कैपेसिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो 23,000 यूनिट्स को एकदम मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटी बढ़ाने का एक प्रयास कर रहे हैं वो। मेरे ख्याल आगे जाके हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और हमने एक बड़ी पिक्चर खींचने की कोशिश की थी, आपने उसको बहुत अच्छे से समराइज करके बताया कि एग्जैक्टली किन किन पॉइंट्स पे हम कह सकते हैं कि साहब ये वो पेन पॉइंट्स हैं जो हमें बड़ा डेंट दे रहे हैं। भाटियानी साहब, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, हमारा इतना बड़ा निगरानी तंत्र है, कहा यह जाता है कि साहब ये काउंटरफीट प्रोडक्ट्स जो हैं ये इंपोर्ट होते हैं, कई बार ये कहा जाता है कि नहीं साहब ये तो एक मैं बड़ी हेडलाइन पढ़ रहा था दिलचस्प एक अखबार की वो कह रहे थे कि वाई टू मेक इन इंडिया व्हेन यू कैन फेक इन इंडिया। तो ये इंडिया में ही बन रहा है और हमारी इतनी निगरानी है। अच्छा, कमाल की बात यह है भाटियानी साहब, और दर्शकों को जानकर भी बड़ी हैरानी होगी, यूट्यूबर्स हैं और बड़ा चीख कर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि साहब हमारे पास ये कॉपी है, जेन्युइन कॉपी है, फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, बिल्कुल आप मिला के देख लीजिए, है ना। और तब कहाँ ये हमारा सरकारी तंत्र या निगरानी कर रहा है, जब हम जान रहे हैं कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को डेंट दे रहा है। थोड़ा समझाइए सर इसे भाटियानी साहब। देखिए दीपक जी, आज मैं जो बात आप कर रहे हैं, जितने आंकड़े बता रहे हैं, 30% के करीब बहुत सारे सेक्टर, एनीवेयर किसी भी सेक्टर में 15 से 20% काउंटरफीट या फेक प्रोडक्ट चल रहा है। देखिए, वन ऑफ द रीजन आज के दिन में हम देखते हैं कि काउंटरफीट इतना है बिकॉज बहुत सारे हमारे चैनल जो हैं वैल्यू चेन में, आप मैन्युफैक्चरर से देखिए रिटेलिंग तक, ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। तो एक तरफ तो हमारे बड़े मॉल्स के थ्रू जो स्टोर्स बेच रहे हैं, ऑर्गेनाइज स्टोर से बिक रहा है वो है, पर आप किसी भी शहर में चले जाइए, आपको छोटी छोटी मार्केट्स मिलेंगी, सड़क के किनारे चलने वाली मार्केट्स मिलेंगी, और छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर जैसे अपैरल है। आज के दिन में बहुत सारा अपैरल ऐसा भी है जो लोग 10-10 मशीन लगा के चला रहे हैं। उसके चलते क्या हो रहा है ना कि जब वैल्यू चेन इतनी सेग्रीगेटेड है और डिसऑर्गेनाइज्ड है, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके रिटेलिंग तक, तो ये भारत जैसे देश में जहाँ 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और मल्टीपल स्टोर्स हैं, आज के दिन में अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं, एनीवेयर 12 से 15 मिलियन किराने की बात होती है हमारे यहाँ पे कि 12 से 15 मिलियन किराना स्टोर्स हैं। अब उसमें से 60 से 70% किराना स्टोर ऐसे हैं जो रूरल एरिया में है, जहाँ तक बेसिकली बहुत सारे ब्रांड्स खुद भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप ही होलसेलर्स के थ्रू हो रही है। तो ये जो मॉनिटर करना है एट अ फिजिकल लेवल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, कि मैं अब छोटे शहर में जाके क्या बिक रहा है, कौन सी दुकान में, कौन से बाजार में, कौन सी मार्केट में,
ये एक जो पूरा वैल्यू चेन और पूरा सप्लाई चेन को मॉनिटर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ब्रांड्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, बिकॉज इतना ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है। आई थिंक इसका बेसिकली जो लॉन्ग टर्म में है, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस यूज करना चाह रही है, चाहे वो क्यूआर कोड हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, ताकि एटलीस्ट हमें पता लगे ये प्रोडक्ट असली भी है कि नकली है। तो आई थिंक फार्मा में कुछ रेगुलेशंस आ रहे थे जिसमें क्यूआर कोड लगाना जरूरी हो रहा था। तो आई थिंक ये ऐसे ही होगा, बिकॉज मेरे किसी भी आज के दिन में किसी भी सप्लाई चेन में जाके एट इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल स्केल लेवल, हमें ये रोकना फिजिकल स्केल पे बहुत मुश्किल है। आई थिंक इसका सोल्यूशन एक तो टेक्नोलॉजी साइड पे है, दूसरा आई थिंक बहुत बड़ी चीज है कि कंज्यूमर को अवेयर करना है कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मैं सर मतलब आऊंगा आज के सॉल्यूशन दिन पे। में यस सर भाटियानी साहब, मैं आऊंगा सॉल्यूशन पे, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि जो वैल्यू चेन ही इतना सेग्रीगेट हो गया है तो उस पर थोड़ा सा मुश्किल ब्रांड्स के लिए भी हो रही है, सरकार के लिए भी हो रही है। लेकिन चिनॉय साहब, थोड़ा सा मतलब हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इकोनॉमी के लेवल पे, बिजनेस के लेवल पे, पर कैपिटा इनकम पे लेवल पे, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, हर जगह हमारी तस्वीरें बड़ी अच्छी अच्छी दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं सर कि जिस सड़क पर एक आम आदमी को हेलमेट से लेकर और लाल बत्ती जंप करने से लेकर हर बात पर कानूनी दायरे में बांधा जाता है, डिसिप्लिन में बांधा जा रहा है, उसी सड़क के किनारे एक जानी मानी कंपनी के काउंटरफीट प्रोडक्ट और वो अब धड़ल्ले से बिक रहे हैं, और ऐसे छोटे छोटे मार्केट्स खुल गए हैं। दूसरा, यूट्यूब का मैंने आपको हवाला दिया। तीसरा, आपके व्हाट्सएप, जो सोशल मीडिया जितना है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं। तो ये जो विलफुल जो काउंटरफीटिंग कंजप्शन है आदमी का, आपको क्या लग रहा है कि सर लोग चाहते हैं इसलिए ये मार्केट बढ़ रहा है, तो सरकार भी चाह रही है कि चलो भैया 2-4 लोगों का धंधा चल रहा है तो चलने दो, ये प्रवृत्ति है, या कंप्लीट इग्नोरेंस दिख रहा है जिसकी वजह से मशरूमिंग हो गई है इस तरह के काउंटरफीट प्रोडक्ट्स? और क्या आपको लग रहा है सर, क्यों है ये? तो दीपक जी, आपने तो खाली प्रोडक्ट्स की बात की है। हाँ, मैं तो आपके ध्यान ये कहता हूँ, म्यूजिक, वीडियोस, फिल्म्स, वो तो पूछ रहे हैं जो सेक्टर है, आपने इसको एक तरीके से छुआ नहीं है। लेकिन उसके इसके सारे पीछे एक मेंटालिटी का आपने जिक्र किया था जब आपने शुरुआत की थी। एक एक ये है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स और बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं, वो ये चाहते हैं कि उनको सबसे जो चीज है सस्ते से सस्ते मिल जाए। ठीक है। और जैसे वो क्रिसिल और वो रिपोर्ट जो कहता है उसमें कि 31% शायद आपने उसका आंकड़ा दिया था कि वो जानबूझ करके एक काउंटरफीट प्रोडक्ट खरीदते हैं। एब्सोल्युटली 31%, यस सर। उनके लिए तो खाली कंज्यूमर एजुकेशन और उनको कुछ सिस्टम कुछ बनाना पड़ेगा। अगर आप देखें तो नेशनल एक तरीके के पॉलिसी होता है। अब देखिए टेक्सटाइल्स का है, जो अभी जापान में आप कोई भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन वहां की जो सोसाइटी है वो खाली जापानीज ही टेक्सटाइल्स खरीदेगी। तो एक सोसाइटी में जागरूकता बनाना और ये करना कि भाई आप देश की चीज करिए, मेक इन इंडिया का सपोर्ट किए, फेक इन इंडिया सपोर्ट ना कीजिए जैसे आपने कहा था। तो वो एक बहुत बड़ा कदम है, एक नेशनल अवेयरनेस सबको करना पड़ेगा। दूसरा जो है, जो मिलजुल करके इसका एक तरीके से, जैसे जागो ग्राहक जागो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का, और अलग अलग ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, उसमें भी काफी कंज्यूमर एजुकेशन करना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि भाई ये फेक अगर बिक रहा है तो आप अथॉरिटी इसको इन्फॉर्म करेगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि कहीं कहीं ये माफियाज होती हैं और थोड़े से अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स हो सकते हैं, तो उसका एक तरीके से ख्याल रखना चाहिए। तीसरा जो है, जितने भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठा सकते हैं, चाहे बॉर्डर्स जो पोरस हो, आपने कहा था कई कई बॉर्डर से आते हैं, या मार्केट में छापा मारने का आपने जब किया था कि अल्कोहलिक और सिगरेट्स का और फूड प्रोडक्ट्स का जहाँ पे कंपल्सरी लाइसेंसिंग है उसको एक तरीके से किया जाए। तो ये मल्टीपल एक तरीके से हमें एक एंटर काउंटरफीट नेशनल मिशन
के तरह से इसका आगू करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिलीप सर, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, मैंने अल्कोहलिक बेवरेजेस का नाम लिया था, टोबैको का लिया था, इसमें एक आंकड़ा ये था, ये हाईली रेगुलेटेड एरियाज हैं सर, ये सेक्टर्स हैं, और उसमें मैं आईटीसी के एक सीनियर ऑफिशियल का बयान पढ़ रहा था जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का चौथा बड़ा ऐसा देश है जहां पर नकली सिगरेट्स हैं। तो इतने हाईली रेगुलेटेड, एक तो सर वो सिन प्रोडक्ट, उसमें भी फेक, मतलब ये कहाँ चूक हो रही है सर? नहीं, देखिए, अगर आप वो जो फिकी कैस्केड का अगर रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें जो आप सारे सेक्टर्स मिलके देखें तो नंबर 1 पे आता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और नंबर 2 पे आता है टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको प्रोडक्ट्स 10,707 करोड़ के तरीके से उनका एस्टिमेट है। अब ये जो होता है ना, अगेन कंज्यूमर प्रेफरेंस पे होता है। अगर टैक्सेशन हाई हो, अगर बैरियर टू एंट्री हो, तो उसमें जो काउंटरफीट मार्केट है उसमें लोग काफी तरक्की करते हैं। तो हमें ये एक तरीके से देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे एड्रेस करें। आपने ऑटो कंपोनेंट्स का एक तरीके से बात की थी जी। तो कई साल पहले ये आंकड़ा था करीब 20 से 30,000 करोड़, अब ये घट करके 6,000 करोड़ आ गया है, क्योंकि बीच में कंपटीशन कमीशन के सामने एक केस आया था और ऑटोमोटिव कंपनीज को एक तरीके से ओपन मार्केट करना चाहिए, तो काफी ऐसे चीजें हुई थी जिसको वो 6,000 करोड़ तक लिया है। और फिर पूरा जो, अगर देखिए, जैसे अगर मेरा कोई प्रोडक्ट काउंटरफीटिंग करना पड़ेगा, जो आज मुझे कोई मार्केट में जाना पड़ेगा, छापा मारना पड़ेगा, सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसका एक प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर काफी कॉम्प्लिकेटेड है और नॉट नेसेसरीली ये थोड़ा सा जोखिम भरी भी है, क्योंकि अगर वो टाइटली कंट्रोल्ड हो और फिर थोड़ा सा यस सर, अनटुवर्ड इंसिडेंट हो सकता है। तो ये मिलजुल के एक एब्सोल्युटली सर। अब एक बड़ा आर्गुमेंट आता है भटियानी साहब, क्योंकि मैंने आपको सॉल्यूशंस पे रोका था, मैं उससे पहले सॉल्यूशंस पे आऊं, मैं क्विकली, एक बड़ा आर्गुमेंट ये आता है कि साहब ये जो विलफुल परचेज है, जो हमारा सबसे ज्यादा है, ये विलफुल परचेज जिसकी वजह से शायद अथॉरिटीज भी अपनी आंख कान बंद कर देते कि चलो ठीक है यार, 2-4 पैसे कमाने दो लोगों को, या उनकी मतलब की चीज मिल रही है तो लेने दो। ये विलफुल परचेज कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा कमजोरी शो करता है बड़े ब्रांड्स और इंडस्ट्री का, कि साहब आपने प्राइस इस तरह से नहीं रखे, आपने लोगों की के बीच में उसकी अवेलेबिलिटी ऐसे नहीं रखी, आपने इस बड़े बड़े ब्रांड्स को एक खास वर्ग के लिए तैयार किया, एक खास सोच के लोगों के लिए तैयार किया, और इसलिए लोग ये रिवेंज, ये विलफुल के बीच में मैं रिवेंज लगा रहा हूं, विलफुल एंड रिवेंजफुल परचेज है कि साहब आप महंगे की बात करते हैं, आपका कॉपी हम खरीद कर दिखाएंगे, और इस तरह से ये लोग रिवेंज लेते हैं। इस आर्गुमेंट में कितना दम है भाटियानी साहब? नहीं, देखिए दीपक जी, जहां तक कंपनीज और बिजनेस का मामला रहा, मतलब हर कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है जिसकी एक पोजीशनिंग रहती है जी। अब कहीं पे भी आप देख लीजिए, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो मल्टीपल प्राइस पॉइंट, मल्टीपल कैटेगरीज पे अपने प्रोडक्ट उतार रही है, ताकि जो भी एस्पिरेशनल कंज्यूमर है जिसको एक ब्रांड खरीदने की इच्छा है, वो इस ब्रांड को बाय कर सके। तो उसमें जो जहां तक कंपनियों का है, अगर आप देखिए जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, चाहे आपके हो गए अरमानी हो गई, लुई विटॉन हो गई, गुच्ची हो गई, पोजीशनिंग एक उनकी वर्ल्ड ओवर लग्जरी कस्टमर की तरफ है। तो उनको लिए अगर एक हर कस्टमर इन इंडिया को अगर टारगेट करना हो, तो वो वर्ल्ड वाइड पोजीशनिंग से डेविएट कोई भी कंपनी नहीं करेगा। बट ये जरूर करती हैं कि बहुत सारी कंपनीज आज के दिन में, मैं अगर कंपनी देखूं जो हमारे यहाँ पे एफएमसीजी में है, चाहे हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल में है, पूरा रेंज है उनके पास ऑफर करने को, राइट फ्रॉम द एंट्री प्राइस पॉइंट टू द हायर प्राइस पॉइंट। तो कंपनीज का उद्देश्य तो यही रहता है कि अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को रीच कर पाए। पर अब भारत जैसे देश में, जहां पे इतनी वाइड पॉपुलेशन है, जहां पे इतनी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं हर चीज की, जी, एक ही ब्रांड के साथ, थोड़े से प्रोडक्ट के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है कैटर करना। तो मुझे ये लगता है कि वो आर्ग्यूमेंट की, अगर आपने प्रोडक्ट देखिए, डिमांड सप्लाई तो जनरली आज के दिन में जहाँ पे एक फ्री मार्केट है, आई मीन सप्लाई के, तो मुझे बहुत कम ऐसा प्रोडक्ट होगा जहाँ पे सप्लाई कम है। बट आई थिंक द मेन पॉइंट इज कि आज के दिन में कंपनीज ट्राई कर रही हैं ज्यादा से ज्यादा। नहीं सर, मैं सप्लाई का इसलिए बोल रहा हूँ सर कि क्योंकि ये एविडेंट रहा है
कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने, अब स्वाभाविक ये मार्केट रूल है सर, इसमें हम ये तो नहीं कह सकते उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन आज भारत एस्पिरेशनल हो रहा है, ग्रो कर रहा है, पर कैपिटल इनकम ग्रो कर रहा है, तो साहब सबके सब यहाँ चले आ रहे हैं। आज से पहले इंडिया में आउटलेट खोलने तक की फुर्सत नहीं थी लोगों को, तो ये यहाँ के लोग तरसते रह जाते थे, यहाँ के लोग जाते थे लंदन, यहाँ के, अब एक छोटा सा उत्पाद है, नाम लेना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन उसे खरीदने के लिए लोग लंदन जाते थे, दुबई जाते थे। आज गली गली में उसके आउटलेट्स खुले हुए हैं और बड़े अफोर्डेबल प्राइसेस पे खुले हैं। तो लोग ये भी याद रखते हैं कि साहब हमको आपने सप्लाई से वंचित किया एक जमाने में। देखिए दीपक जी, क्या है कि बेसिकली अगर मैं इंटरनेशनल रिटेलर या ब्रांड की बात करूं, तो एक सर्टेन मार्केट साइज होने के बाद ही वो टिपिकली प्रेफर करते हैं कि वो किसी कंट्री में आए। ठीक, आज इंडिया में जितना ग्रोथ है और ऑब्वियसली जितना पोटेंशियल है, कस्टमर राइज कर रहा है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। तो डिमांड सप्लाई में ये है कि देखिए कि मतलब अगर आज के दिन में मैं कोई भी बिजनेस चला रहा हूँ तो एक प्रायोरिटाइजेशन रहती है कि मैं कौन सी कंट्री में पहले जा सकता हूँ, कहाँ पे मुझे इकोनॉमिक रिटर्न्स आएंगे। बट मेरे को लगता है कि देखिए डिमांड बहुत चीज़ों की है इंडिया में, और धीरे धीरे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स पिछले, मैं कहूँ आपको बताऊँ, पिछले 3 साल में करीब करीब अपैरल में 30 से 40 ब्रांड इंडिया में आ गए हैं, और फुटवेयर और हर कैटेगरीज में मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा डिमांड है इंडिया में नए ब्रांड्स के आने की जी। तो वो पार्ट केटर हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अपने ब्रांड बड़े बनते जा रहे हैं, तो आई थिंक अब दोनों साइड से ग्रोथ पोटेंशियल है, मार्केट रिक्वायरमेंट है, तो सप्लाई साइड फुलफिल हो जाएगी। आई थिंक मोर अबाउट कि एज अ कंज्यूमर आप अपनी एस्पिरेशन को अपने पॉकेट के हिसाब से, जैसे आपने बोला, रखते हुए आपको कौन सा ब्रांड लेना है वो देखिए, क्योंकि बिकॉज अल्टीमेटली मैं सर एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है कि मैं जो सॉल्यूशन वाले पार्ट हैं, आप दोनों की बातों से मुझे सॉल्यूशंस की तरफ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं इस चर्चा को सम अप करना चाहूँगा इस नोट के साथ कि मैं बीते दिनों सिंगापुर में था और वहाँ पर ऑन अ लाइटर मोड उसे मैं तो जोक ही कहूँगा कि वहाँ के लोग कहते हैं कि अब तो बड़े बड़े ब्रांड्स ने, क्योंकि कॉपी का मार्केट, काउंटरफीट का मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि बड़े बड़े ब्रांड्स ने जो है अपने ही कॉपी और काउंटरफीट प्रोडक्ट्स जो है अलग अलग देशों में जो है वो खोलने शुरू कर दिए हैं। तो ये इतना बड़ा हो चुका है, मतलब ओरिजिनल ब्रांड से ओजीज जिन्हें कहा जाता है, उनका जो फेक प्रोडक्ट है या फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज़्यादा, तो खुद ही उतर गए। खैर ये आई एम श्योर कि ये जोक ही है। बहरहाल सॉल्यूशंस की बात मैंने अलग से इसलिए नहीं की क्योंकि सॉल्यूशन दरअसल इस आज का जो हमने टॉपिक रखा था उसका जो न्यू स्पेक था वो यही था कि सॉल्यूशन अब सरकार लेकर आ रही है और निगरानी वो बढ़ाएगी इस तरह के काउंटरफीट प्रोडक्ट्स पर, और किस तरह से अब वो करेगी, पूरा सिस्टम कैसे बनाएगी, इसके बारे में सरकार ने ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। हम उम्मीद यही करते हैं हमारे दोनों जो गेस्ट्स हैं उन दोनों ने जो बातें कही हैं, जो इनपुट्स दिए हैं, वो सरकार को एक बढ़िया तगड़ा सिस्टम बनाने में हेल्प करेगा। बहुत बड़ी आवाज़ है आप दोनों इंडस्ट्री की, तो हमें उम्मीद है कि सरकार आपकी बातों पर ज़रूर संज्ञान लेगी। थैंक यू सो मच दिलीप सॉय, आप बाहर हैं, आपने उसके बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर, अप्रिशिएटेड। भाटियानी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स दिए, थैंक यू सो मच सर।